अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा जो आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई, सबसे पहले हम उस पर बात करें। ये वाज़े तौर पर बताया गया कि पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं है फ़ंड्स जारी करने की इलेक्शन कमीशन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि गवर्नर स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फ़ंड्स जारी करें। ये उनका हुक्म है और इसकी तकमील की जाए। अब सवाल ये है कि अगर जो रकम बेशक वो ख़जाने में मौजूद है या स्टेट बैंक के पास मौजूद है, लेकिन अगर पार्लियामान उसकी मंजूरी नहीं देता, मौजूदा हुकूमत उसकी मंजूरी नहीं दे रही, तो उनको बाईपास किस तरह से किया जा सकता है और उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है कि उनको बाईपास करके ये तमाम दर काम स्टेट बैंक खुद से कर ले और ये फ़ंड्स का इजरा जो है वो इलेक्शन कमीशन को कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया। अब देखना ये है कि इस पर मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। चीज़ें बेहतर और शफाफ होने के बजाय मज़ीद मुतनाज़ होती जा रही हैं। कल हमने देखा कि एक जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, जिसमें जो चीज़ अभी एक कानून बना ही नहीं, उसके हवाले से पहले ही एक हुक्म जारी कर दिया गया। उस पर अभी तनकीद नहीं थमी थी कि आज की इस समाअत के बाद और इन अहकामात के बाद मज़ीद सवालात जो हैं वो खड़े हो गए हैं। इस वक्त अगर एक जमात सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क की आला अदलिया का किरदार मुतनाज़ और उस पर बेतहाशा तनकीद है। और मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। जो कुछ ख़बरें हमें सोशल मीडिया पर या ख़ास तौर पर ट्विटर पर चलती हुई कल रात नज़र आई कि क्या कुछ हुआ, कहीं किसी पार्क का कोई हवाला देता है, कोई जजेस कॉलोनी का हवाला देता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन जो चीज़ें अभी वाज़े हैं, सामने हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है जी कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कुछ एक कदम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग या मुज़ाकरात करने की बात है। कौमी सलामती कमेटी का आज का इजलास है और फिर पार्लियामान का आज का हंगामी इजलास है जिसे तलब किया गया है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेज़ हैं और देखना यह है कि चीज़ें किस तरह और किस सिमत में आगे जाती हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मियाँ दाऊद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं। और जो मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में थोड़ा सा जिक्र किया कि 8 जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया, वो भी आज मियाँ दाऊद साहब ही की जानिब से दायर किया गया है। पीजे मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम कहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। नासिर बेग साहब, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ज़रा ये फ़ंड्स के इजरा की बात कर लेते हैं। फ़ंड्स जारी करे स्टेट बैंक, पार्लियामान की मंजूरी नहीं है, काबीना अपनी जगह पर, मौजूदा हुकूमत अपनी जगह पर, पार्लियामान की मंजूरी नहीं, लेकिन मुल्क की आला अदलिया कहती है कि स्टेट बैंक ये काम करे और करके उन्हें बताए किस सिमत में ये मामलात आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक मामला उलझा है ये मज़ीद उलझता जा रहा है। तवक्को हम ये कर रहे थे कि ये सुलझेगा या कोई इसको सुलझाने का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हर गुजरते दिन के साथ पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। क्या राय होगी आपकी? मुझे लगता है ये कि उलझाने की कोशिश की गई है। बड़ा सिंपल सा था, एक डोर पकड़ते और सुलझा लेते मामलात को। बहुत से तरीके थे, बहुत से तरीके थे। हम तालिब इल्म लोग हैं, हम क्या बताएं आपको। आप लोग जज हैं, आप लोग एमएलएज हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके पास तो बहुत से रास्ते थे इस मसले को हल करने के, लेकिन इसको उलझाया गया और जानबूझ के उलझाया गया, मेरा ख्याल है। मैं नहीं मिलाऊंगा इस वाक़े को कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है स्टेट बैंक को शौकत तरीन के टेलीफोन कॉल से, लेकिन ये है कि आज जब पाकिस्तान आईएमएफ को सर्टिफाई करने के आखिरी स्टेज के ऊपर था, जब यूएई ने ये कंफर्म कर दिया कि वो $1 बिलियन दे रहा है आईएमएफ को, उसके बाद ये सब कुछ सामने आना स्टेट बैंक की उस सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ है, उस मुख्तदर सूरत हाल के ख़िलाफ़ है जो एग्रीमेंट में दर्ज है। मेरा ख्याल ये है, क्योंकि देखिए अब तो सूरत ये है कि स्टेट बैंक डॉलर फ्री किया हुआ है उसने मार्केट के अंदर। आप उसे पाबंदी लगा दें, नहीं लगा सकते आप पाबंदी। सॉवरेन स्टेट का एक मुआहदा है आईएमएफ के साथ कि जो स्टेट बैंक का ये काम है, स्टेट में खुद मुख्तार है, स्टेट बैंक इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। दूसरा ये कि जो बार बार बात हो रही है ना, पैसों के पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, कोई भी दे सकता है, चंदा कर सकते हैं हम लोग, सिलानी वाले, आलमगीर वाले, वकील बरादी, जज साहबान मिलकर, रिटायर्ड जनरल, जनता कर सकते हैं, पैसे बन जाएंगे। लेकिन क्या मसला है,
बजट के अंदर इंतखाबात के लिए पैसे नहीं हैं और ये रखने पड़ते हैं। दाऊद साहब बताएंगे आपको, पीजी मीर साहब बताएंगे आपको कि हर चौथे साल के बाद जो बजट आता है उसमें अगले इंतखाबात के लिए एक हेड होता है, उसमें रकम रखी होती है और इसलिए वो मनी बिल लेकर आए थे पार्लियामेंट में जो नामंजूर हो गया। आज जो हिदायत है सुप्रीम कोर्ट की, अगर स्टेट बैंक पूरी करता है तो बहुत खुशी की बात होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बेग साहब ये बताइएगा कि वो पैसे अगर नहीं रखे गए तो वो इस वक्त जो माशी हालात है उसके पेश नज़र नहीं रखे गए, वो मैलाफाइड ही है कि नहीं रखे गए, उसके लिए किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं अगर नहीं रखे गए? मैंने आपसे आपने सुना नहीं, आप मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हर 4 साल के बाद जो बजट आता है, 5वें साल में जब इंतखाबात होते हैं तो उसके लिए एक हेड होता है, इलेक्शन हेड, उसमें वो पैसे रखे जाते हैं। अभी तो वो आया नहीं था, अब तो जून में आएगा वो, तो जब जून में बजट आएगा तो उसमें पैसे होंगे। लेकिन इससे छोड़ दें, आप पैसे जमा कर लें, पैसे कर लें, इंतखाबात करा लें, लेकिन इंतखाबात 90 डेज में, ठीक है, लेकिन अब जिस तरह असेंबलियां टूट गई और वक्त से पहले 2 असेंबलियों के इंतखाबात की बात आ गई, उसमें फिर क्या तरीकाकार होता है? तरीकाकार क्या चाहिए आपको? आपको क्या, मुझे मुझसे सवाल करें सीधा आप। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आपने कहा वो 5वें साल में जून के बाद रखे जाने थे पैसे, जो इलेक्शन की मद में रखे जाने थे, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सूरत हाल ये पैदा हुई कि वक्त से पहले खान साहब ने 2 असेंबलियाँ तोड़ दी, फिर अदालत का फैसला आ गया कि उससे पहले ये इंतखाबात होने हैं जो जून में रखने थे, तो फिर ऐसे मामलात में आपकी जी बिल्कुल आप, मैंने पहले अर्ज कर दिया, सुना नहीं आपने वो, कि फिर हुकूमत मनी बिल लेके पार्लियामेंट में गई कि भाई ये पैसे चाहिए हमको, पार्लियामेंट ने मना कर दिया। अब वो पार्लियामेंट को अगर कोई चैलेंज करता है इस मामले पर तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती से पहली बार आमने सामने आई है और असल मसाइल पे नहीं आई हैं। असल मसाइल क्या है आपके पास? भूख है, दहशतगर्दी है, नाइंसाफ़ी है, अदालतों में मुकदमात का ढेर लगा हुआ है। अल्लाह दित्ता का मुकदमा आप सुनते नहीं हो, आप शहबाज शरीफ का मुकदमा सुन लेते हो। दाऊद साहब बताएंगे आपको क्या सूरत हाल है अदालतों के अंदर, निचली अदालतों में सूरत हाल क्या है, इंसाफ कहाँ है, मसावात कहाँ है। जो आर्टिकल 6 की बात बहुत होती है ना, तो आपने तालीम फराहम नहीं की, आपने साफ पानी फराहम नहीं किया जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, आपने लोगों को रहने के लिए मकान फराहम नहीं किया, आपने ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम नहीं की, ये भी गद्दारी है। सब पे लगा हुआ आर्टिकल 6, और जो इसको नहीं सुनते उन पे भी लगाया जाए। तो फ्रूई मसाइल पे मुलझे में हम मारूजी मसाइल पे नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कादिर मुतलक तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट खुद आइन की पाबंद है, आइन को वायलेट करेगी तो नतीजे भी सामने आएंगे। मियां दाऊद साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, आज आपने 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है, मज़ीद कुछ करने का इरादा आप रखते हैं, और क्या राय है इस सारे सिचुएशन पर आपकी? क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें मज़ीद मुतनाज़ हो रही हैं। कल के दिन पे सवालात अलहदा थे, आज मज़ीद सवालात उठ गए, आने वाले दिन में मज़ीद उठते जाएंगे। मीर साहब ने जो बात की ना वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। बेग साहब ने जी, हमारी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक दूसरे के आमने सामने है, और ये नॉन इशू की वजह से सामने है। ये इशू नहीं है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये भी इशू अब नहीं रह गया कि आइन पे सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करवाना चाह रही है। ये भी कोई इशू नहीं रह गया कि किसी के इख्तियारात जो हैं वो मामला है। अब तो ये बात सारी खुलकर सामने आ गई कि पंजाब के अंदर आइन का अमल दरामद होना है, KPK के अंदर नहीं होना। IMF ने एक बड़े तयशुदा और मुकर्ररा वक़्त के ऊपर पैसे रोके हुए हैं, और जो अमेरिका के ऐसे लोग हैं जो मुसलसल जिनका एक तारीखी पस मंज़र रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के एटमी असासों के ख़िलाफ़ और कश्मीर के ख़िलाफ़ हमेशा उन्होंने कैंपेन चलाई है, वो अचानक से इमरान खान की हमायत में कैंपेन करना शुरू कर देते हैं। IMF जो है वो पैसे रोक लेता है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं कि पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, और तकसीम जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। चीफ जस्टिस को ये कहा जाता है कि आप अपनी सरबराही में एक कमेटी बनाकर एक इख्तियार को रेगुलेट कर लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं करना। तो अब तो ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं कि ये इलेक्शन वाला रौला
है ही नहीं है। ये तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान को किसी ऐसी सूरत हाल की तरफ धकेलने की तरफ लेकर जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो या इसके ऊपर कुछ हो। वरना तो अगर किसी ने इलेक्शन करवाने थे तो वो सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। अब ये बात जब साबित हो गई है कि 8 रुकनी जज साहबान की मेजॉरिटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 15 रुकनी बेंच बनाते, 8 जज साहबान मेजॉरिटी से फैसला देते थे, आज पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन करवाना मकसद नहीं था, मकसद कुछ और है। मकसद वो है जिसकी वजह से जो इग्नोर हो रहा है, जो अभी हमारे बड़े भाई ने पहले निशानदेही की, ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एवं बिला किसी और ऐसी वजह की वजह सामने आ गई है जो आने वाले वक्त में सूरत हाल खुलकर सामने आएगी कि बुनियादी तौर के ऊपर लड़ाई कहां से थी और इस लड़ाई के ताने बाने किन किन कुव्वतों की तरफ से जाके लड़ रहे हैं और वो क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखें, माजी के साथ इसको जरा को रिलेट करें कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर चलना शुरू होता है, पाकिस्तान के अंदर सीपैक आता है, 2014 आ जाता है, इमरान खान धरना लॉन्च कर देते हैं, चीनी सदर ने आना है, धरने की वजह से वो मौखर हो जाता है। 2016 आता है, पाकिस्तान जो है वो IMF की आखिरी किस्त अदा करके बरियो जिम्मा होने की तरफ चल पड़ता है और अचानक से फिर से जनरल फैज, जनरल साकब निसार और एक ग्रुप जो है वो मुतहर्रक होता है, नवाज शरीफ को निकाला जाता है और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत जो है वो ला दी जाती है। नतीजातन सीपैक जो है वो रोल बैक कर दिया जाता है, पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो IMF के कर्जों में जकड़ दिया जाता है और फिर अचानक से एक सियासी अफरा तफरी का माहौल पैदा करके खत्म कर दिया जाता है। तो आप इन चीजों को सबको मिलाकर देखें। अच्छा मियां दाऊद साहब, ये तो आपके देखने का जाविया है ना सर। एक एंगल इससे हट के भी है जो बिल्कुल जो आपने इस वक्त मंजरकशी की, इसके ऑपोजिट मंजरकशी करता है, जो कहता है कि खान साहब इस मुल्क के लिए वाहिद होप थे, बाकी जो कुछ किया गया वो तबाही की वजह बना, जो पहले हो रहा था जो अब बाद में हो रहा है ये सब तबाही की वजह है। और वो एक ज़्यादा पॉपुलर बयानिया है मेरे ख्याल से। आई थिंक यू एग्री विद दैट। जी, वो पॉपुलर बयानिया सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के ऊपर है, प्रैक्टिकली तो नहीं था। प्रैक्टिकली तो 2018 में भी इमरान खान साहब जीते नहीं थे, जीते तो इंडिपेंडेंट लोग थे, जीते तो PMLN थी। आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, वो रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान साहब की जमात नहीं जीती थी। रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की जमात जो है उसकी अक्सरियत थी, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो PTI के साथ मिला के पंजाब के अंदर हुकूमत बनाई गई। जो ऊपर आप देख लें कि कौमी असम्बली की हुकूमत बनाई गई, वो भी जहाज के ऊपर बंदों को लाकर इत्तेहादी जोड़कर बनाएगी। अगर वो पॉपुलर थे तो फिर उनको 2/3 अक्सरियत से जीतना चाहिए था। अगर वो आज पॉपुलर हैं तो फिर उनको एक फेयर अंदाज के अंदर इलेक्शन में जाने पे क्या एतराज था। अगर वो आज पॉपुलर लीडर हैं तो वो आए, आके सड़कों पर जलसे करें, जुलूस करें, मुजाहरे करें। वो एहतसाब से भाग क्यों रहे हैं? आना चाहिए उनको सामने। अब दाऊद साहब, एक तासुर ये मिल रहा है कि शायद कुछ एक मखसूस तबका है जिसमें एक सियासी जमात है जो कि इस एजेंडे पर है कि मुल्क को तबाह किया जाए और ये सब कुछ उसके तहत हो रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि जो अमेरिकन हमेशा पाकिस्तान के दुश्मन रहे हैं वो आज इमरान खान की हमायत क्यों कर रहे हैं और उसी वक्त में IMF ने पैसे क्यों रोके हुए हैं पाकिस्तान के। चलें, ठीक है सर। दाऊद साहब, सवाल का जवाब चाहिए। मियां साहब, पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मीर साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? एक बिल्कुल एक नक्शा भी मियां दाऊद साहब ने खींचा, उससे तासुर ये उभरता है कि शायद कुछ एक मखसूस टोला है, लोग हैं, ग्रुप है जो कि डेलिबरेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहता, जिस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं मियां दाऊद साहब। ऑन द अदर हैंड वही तबका ये क्लेम करता है कि वही पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन थे, हैं और रहेंगे, बाकी सब नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो खिता है ये इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत एक अहम खिता था
आज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दे डोंट मेक लैंड एनी मोर, तो ग्लोबल विलेज बड़ी छोटी हो गई है। और पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और स्टैंडिंग है, ये बड़ी स्ट्रेटिजिक है। तो पाकिस्तान को हर बंदा इस्तेमाल करता है। अमेरिकन ने किया है, फिर उसके बाद आज आप चाइना को कहते हैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त है। दोस्ती कोई नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं सारों के, और ये इंटरेस्ट है। रशिया का भी इंटरेस्ट था। 79 में आपने जंग देख ली सारी, अफगान वॉर क्या था, दे वांटेड टू हैव एक्सेस टू द मॉब वोटर्स। आपको रास्ते के अंदर एक गेम प्लान मिला कि जिसमें आपने एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी, आप मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे। आज जो आपका एक्चुअल बुनियादी सवाल है, हम मार कहाँ खा रहे हैं? हम खुद अपने आप को मार रहे हैं, हम खुद अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। यहाँ आपने सिस्टम ये बना दिया है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को, लॉयर्स जो हैं, उन दोनों को पता है क्या सच क्या है। आपने जज को ट्रायल पर डाल दिया, और यही वजह है कि हम आगे नहीं जाते। आपके लिए फैसला आ जाए, जबरदस्त हो गया, नहीं आया तो खराब हो गया। आपको इंटरनेशनल जो ये सुपर पावर्स है, पावर स्ट्रक्चर्स के तहत, वो आपको हर बंदा आपको इस्तेमाल करेगा। और वो क्यों करेगा? जब आपके अंदर करप्शन होगी। आप किकबैक्स देख लें, कितने पाकिस्तान में लोगों ने खाए हैं। करप्शन आपने देखे। डिफेड आपको पैसा नहीं देता, वो कहता है कि जो हम पैसा देते हैं तुम जाके पता नहीं कहाँ लगा देते हो। अब वो खुद डिस्पेंस करते हैं पैसे। आपके यूएस एड का भी यही हाल हो गया हुआ है। हम हर जगह से जहां पैसा लेते हैं, हम अपनी जेबों के अंदर डाल देते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कहीं भी आप पढ़ लें, ये लिगाशम इंस्टीट्यूट की आप रिपोर्ट पढ़ लें। द क्वेश्चन इज, हम अपने आप को कैसे ठहरेंगे? हर बंदे को पाकिस्तान में शौक है कॉरिडोर्स अपार में आना है, लेकिन अवाम की बात नहीं करनी। आप देख लें, जब से ये हुकूमत आई है या इससे पहले भी, वो करप्ट है, वो ठीक है, वो सही है, वो खराब है। यही हमारी पॉलिटिक्स है। कितने बिल्स पास हो गए लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो डेली फाड़ा जाता है। एक आम आदमी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है यहाँ? बिल्कुल नहीं। चुटाई साहब ने बिल्कुल सही बात की है। इनके केसेस क्यों नहीं सुनते हो भाई? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या शहबाज शरीफ के केस सुने, इमरान के केस सुने, बाकी क्यों नहीं सुनते हो? सो द क्वेश्चन अराइजेस, हमने ठीक करना है। पहले आपने कि हर किस्म आप जुडिशरी के पीछे आ गए। हमने कोई इदारा छोड़ा? आप ये देख लेना, आपने नवाज शरीफ को ले लो, उनको एग्जीक्यूटिव ने निकाला, उनको जुडिशरी ने निकाला, उनको फौज ने निकाला। अब मुझे बताओ, why can't we all work in the same in individual domains? हम नहीं करते। We all want to govern and I want to govern। ये है हमारा एटीट्यूड। इसको ठीक कर लो, हर चीज डेमोक्रेसी है। ये जो हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, there is no democracy, please understand। ये शैम है। We try to hoodwink जमहूरियत। और जमहूर का हाल तो देखो तुम। जमहूर तो नंगा फिर रहा है यार, भूखा मर रहा है। जमहूरियत लगाई थी हमने। तो इस चीज को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे जमहूरियत को, तो जमहूर भी ठीक नहीं होगा। जमहूर को आपने एक गरीब और एक मंगता बना दिया। वोट लेना है, 500 रुपया दे दो, 1000 रुपया दो और जाके आप कर लो। ये हमने 92 में देखा है, 3-3 हजार रुपया दे के वोट्स चले इधर। ये जमहूरियत है? आपको अगर 10 सच्चे वोट भी मिलते हैं ना, वो जमहूरियत है। अगर आपने खरीद के वोट लाने, ये जमहूरियत नहीं है। कोई भी हो, क्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल सही। तो आज हम जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, मैं पहले कहूंगा किसी के ऊपर दुनिया के अंदर चले जाओ, कहीं भी किसी पे टेंट और पेंट हो, वो बंदा रिजाइन कर जाता है। यार ये मेरे पे हरफ है, मैं क्यों बैठूं? जज अगर जानता है वो रिफ्यूज कर लेता है, मैं क्यों बैठूं? तो ये पीजे बीर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और ये बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन की तरफ आपने इशारा किया, जो कि इस मुल्क में हो जाए तो फिर ये जो बहस हम कर रहे हैं और ये चीज़ें, ये मामलात हल हो जाएं अगर इस तरह हर कोई किरदार अदा करे और बेहतर तरीके से चीज़ें चलें। नासिर बेग साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, ये चीज़ें आप अभी मज़ीद कॉम्प्लिकेट होती हुई देख रहे हैं। कहीं पर हम एमरजेंसी की बात सुनते हैं, कहीं पर कोई और बात सुनते हैं। पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी ये शो की है कि कमेटी बनाई है, लेकिन खाली पीपल्स पार्टी क्या इंगेज कर सकती है पीटीआई को? क्योंकि असल मामला तो पीडीएम का या मुश्तरका हुकूमत का इंगेज करना है, और उनका भी इंगेज होना है कि ये सियासी जमातें ही कोई दरमियान का रास्ता निकाल ले, जिसकी सूरत बज़ाहिर कम नज़र आती है। मैं दाऊद साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करके इधर आऊँगा। मैं दाऊद साहब ने कहा कि बास करैक्टर, बदनाम करैक्टर, हीनियस मकरू चेहरे जो पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन हैं, अचानक एक्टिव हो गए। और एक्टिव जब हुए वो, तो हमारे पीटीआई के दोस्तों ने उनको रिट्वीट करना शुरू किया
बेतहाशा ट्वीट मैं देखता रहा बहुत देर तक। फिर मैंने एक पीटीआई के अच्छे आदमी से, बहुत पढ़े लिखे दानिश्वर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, इसको जानते नहीं हो आप? कहले मैं क्या करूं, कोई सुनता ही नहीं है। अब बताओ मैं वो कौन लोग हैं। एक है जस्टिस मारकुंडे। जस्टिस मारकुंडे के 3 ट्वीट आए कि पाकिस्तानी असम्बली फालतू है, बेवकूफ़ है, अहमक है, स्टूपिड है, इसका करारदाद नामंजूर। ख़त्म हो गया। एक और ट्वीट आया, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत जो इमरान खान के ख़िलाफ़ था, वो भी उसके बाद मैंने लिखा, मैंने फिर ट्वीट किया कि जनाब जस्टिस मारकुंडे को आप अपना दोस्त ना समझें, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, इसके प्रोफाइल पे चले जाइए। ये इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन का पहले प्रेसिडेंट था, अब सरपरस्त है, जिसका मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश को दोबारा भारत माता की गोद में लाना है। सही। ये गाँवकुशी का मुखालिफ है, ये उन लोगों के खिलाफ बातें करता रहा है। और उसने अभी फिर मैंने देखा 2012 में उसका एक इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू, कि पाकिस्तान नाजायज मुल्क है, आप उसको रीट्वीट कर रहे हैं। तो जब वो मेरा ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो उसके बाद वो सिलसिला बंद हुआ। दूसरा खलील ज़ल्मेज़ाद है, कब दोस्त बना आपका भाई? ये कब दोस्त था पाकिस्तान का? अभी हाल ही में बने ये इनका। तो हाँ हाल ही बना, अचानक ये मान लिया आया पाकिस्तान पे। मुझे बड़ी हैरत होती है। ये कम इल्म कम अकल लोग जब इन लोगों को रीट्वीट करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं, इनसे मुलाकातें करते हैं, तो मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। इमरान खान का वो फ़लसफ़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि अपोजिशन को गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, खुद उसके ख़िलाफ़ चले गए वो। अब रोज़ फ़ोन कर रहे हैं वो कांग्रेसमैनों को, अब रोज़ जाके मुलाकातें हो रही हैं अमेरिकी एम्बेसडर से, तमाम एम्बेसडर से। ठीक है, अमेरिका की हिमायत बहुत ज़रूरी है। ये नई खबर आई है कि हम अमेरिका हमारा भाई है। अब आप आ जाएं पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है और अच्छा, मुझे उसकी ये जो सिर्फ पीडीएम इस में पे से ये है। बता दीजिएगा बेग साहब, ये जो हो रहा है ये क्या आउट ऑफ डेस्परेशन ये कर रहे हैं, सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए कर रहे हैं, या इक़्तिदार चाहिए मियाँ साहब ने तो बड़ा भाई, खुल के इक़्तिदार इशारा कर चाहिए। दिया कि किसी एजेंडे पर हैं, ये तो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं कुछ कुछ। देखिए देखिए देखिए, मुझे नहीं पता मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहिए या नहीं, पहुंचा रहे हैं या नहीं। इनको इक़्तिदार चाहिए, चाहे वो फौज ला के दे या अब अमेरिका की तरफ गएंगे। वो साइफर वाइफर सब भूल गए ना। वो वाइट पेपर में आ गया जी, साइफर अमेरिका ने नहीं किया था, हमने किया था, अंदर से हुआ था हमारे। और साइफर पे तो आपने पूरी कौम को खड़ा कर दिया था, पूरा मुल्क मफलूज हो गया था, आपने लहराए थे। मसला सबका मसला इक़्तिदार है। राइट सर। अब पीडीएम और अब एक उसकी कमेंट ज़रा प्लीज़, पीपल्स पार्टी वाली बात आप कर रहे थे, ये तो जवाब आ गया पीपल्स उस पर। पार्टी के जहाँ ताल्लुक है, बड़ी पार्टी है, बड़ा जरदारी साहब बहुत तेज़ आदमी है माशाल्लाह, और नए नए रास्ते निकालते हैं वो। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कई जगह पर निचली स्तर पर अलायंस हुए हैं। अगर लाहौर बार देख लें आप, दाऊद साहब को अंदाज़ा होगा, शायद वहाँ पर भी हुआ है और जगहों पर भी हुआ है। और पीपल्स पार्टी रास्ते निकालती है, रास्ते बंद नहीं करती है। और अगर उन्होंने कोई पीटीआई से बातचीत की है, और अभी आजकल हाथ हल्का है इमरान खान का जरदारी साहब पर, वो नशिस्त पर नहीं है उनकी आजकल, तो लगता है कि द्रोण खाना कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आगे का बातचीत रास्ता होनी निकलना चाहिए, चाहिए। बातचीत होनी चाहिए। मैं और पीजे मीर ठीक साहब कल एक जगह पर थे और हम इस बात पे मुत्तफिक थे कि बातचीत का कोई रास्ता निकलना चाहिए। देखें, बातचीत कब नहीं हुई? टीएनए में बातचीत हुई, आईजीआई में बातचीत हुई, पाकिस्तान का आइन बना तो बातचीत हुई। अब राइट पाकिस्तान सर। का आइन बना, 9 और 10 अप्रैल की रात तक झगड़ा चल रहा था उस आइन के ऊपर। सुबह अताउल्लाह बेंगल तैयार हो गए साइन करने पर। तो इस तरह होता है ना। भुट्टो साहब का झगड़ा चल रहा था, भुट्टो साहब उठे, अपना सूट पहना, उन्होंने खूबसूरत ड्रेसिंग करते थे, वो अचरा पहुंच गए मौलाना मौदूदी के पास। ये होती है क़यादत। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मियाँ दाऊद साहब, ये इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि अब क्या मामला किस तरह आगे बढ़ेगा कि स्टेट बैंक को कह दिया, स्टेट बैंक कल को नई फंड जारी करता पार्लियामान की मर्ज़ी के बगैर, फिर क्या ये सूरत हाल क्या बनेगी? मज़ीद पेचीदा होती जाएंगी चीज़ें? ये पेचीदा होती जाएंगी नहीं, असलान साहब पेचीदा हो चुकी हैं।
और जिस तरीके से जो इस प्रोग्राम के शुरू में बात की गई ना जी कि हम एक एटमी मुल्क हैं, हमने पहले रेकोडिक का अरबों डॉलर का जुर्माना अदा किया है एक मुतस्सब चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के नाजायज़ इख्तियार के नतीजे के अंदर। वो मेरे टैक्स के पैसों से और आपके टैक्स के पैसों से रेकोडिक का पैसा आलमी सालसी अदालत के फैसले की रोशनी में हमने अदा किया है। क्यों? आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अब फिर जब पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहदा करके सही या गलत एक अंडरटेकिंग दे दी है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के अंदर कोई बंदा मुदाखलत नहीं करेगा, तो वही सुप्रीम कोर्ट के उसी चीफ जस्टिस साहब जो है वही अंदाज अपनाते हुए फिर उसकी काम के अंदर जाके मुदाखलत कर रहे हैं और उसको गैर कानूनी हुक्म दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मिस्टर जस्टिस काजी फायजिसा केस PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 19 पैराग्राफ 35 और पेज 165 उसके ऊपर यह तय कर दिया गया है कि जिस अदारे के पास कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का इख्तियार ना हो, जैसे कि स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का इख्तियार नहीं है, तो किसी अदालती फैसले के जरिए उसको वो इख्तियार नहीं दिया जा सकता। राइट। अब आप बताएं कि जब IMF को पता चलेगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? इन जज साहबान ने तो रिटायर हो जाना कल। आज इफ्तिखार चौधरी जो है वो अपने बीवी बच्चों समेत अपने पोतों पोतियों समेत जो है अवाम के टैक्स के पैसों से पेंशन लेके अयाशी करता फिर रहा है, लेकिन उसका जुर्माना किसने भुगता? वो मैंने भुगता। भी चले जाता है, जुर्माने किसने भुगतने वायलेशंस के? वो मैं भुगतूंगा, नासिर बेग चुगताई साहब भुगतेंगे, अरसलान साहब भुगतेंगे और PJ मीर साहब भुगतेंगे। इन जज साहब पेंशन का रिटायर्ड होकर पैसा लेके भाग भूग जाना है। बस ये पेचीदगी चल रही है और ये चलती रहेगी और ये चलनी चाहिए जी। मैं क्वाइट अनफॉर्चुनेट इट इज़ जी कि ये पेचीदगी चल रही है और ये चलती ही रहेगी। PJ मीर साहब ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये जो मूव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये कोई रे ऑफ होप आपको नज़र आती है या कुछ इससे ख़ास तवक्को नहीं की जा सकती? आपने चुगताई साहब का एक फिक्रा मेरा ख्याल उसको ग्रास्प नहीं किया। वो एक बहुत गहरी बात कर गए हैं। ये जो आज जरदारी साहब पे जो हल्का हाथ है, ये एक बहुत बड़ा इशारा उन्होंने दिया है और एंड आई एग्री विद हिम कि आज जिनको बड़ा आप आपकी नोक के ऊपर थे, आज इसलिए बिकॉज पीपल्स पार्टी एक तो PDM में नहीं है, बाय द वे वो एक है अलायंस में, PDM में नहीं है। अब वो इंडिपेंडेंट काम करती है, जो भी करेगी पीपल्स पार्टी, और ये बिल्कुल सही है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएशंस ही की हैं, हमेशा करते रहे। MQM के साथ आपकी इनकी हिस्ट्री देख लो आप, बल्कि बेग साहब हम इकट्ठे होते थे ARY में, उस वक्त भी आपको याद होगा कि ये तो द क्वेश्चन है कि डायलॉग के अलावा आपका काम नहीं है। आपके पास एक अच्छा ये यंग मैन आया है, ये बिलावल, एंड आई थिंक ये एक नई सोच रख के आया है। पुराना गार्ड वहाँ आपके डायसेक्शन हो गई है, क्योंकि जब बीबी आई थी उन्होंने जो पुराना गार्ड बिल्कुल साइड पे कर दिया। आज बिलावल आए, जरदारी साहब आए, वो पुराना गार्ड भी साइड पे हो गया। स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, एतजाज की क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं और खोसा साहब की क्या आ रही है, ये आपके सामने। सो हियर व्हाट आई थिंक एक आपके पास एक रे ऑफ होप नजर आ रही है, जो आपने कहा अभी एक है, एंड आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। और उसके अंदर मैं आपको यहाँ अल्लाह करे हो जाती है, तो हमारी जो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हम रेकोडेक का बड़ा एग्जांपल देते हैं, ये जो फॉरेन कंपनीज है, आई थिंक इनमें एक कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाएगा कि ये सारे मामला कोर्ट्स नहीं बल्कि पॉलिटिकली इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग। लेकिन इसके अंदर ये जो एक स्टेटमेंट आती है, फिर उसके बाद प्रोवोकेशन आती है, फिर रिएक्शन आता है, ये जो चीज़ है इसको हमने अवॉइड करना है। और आज जो मैं कहता हूँ बदतरीन पॉलिटिक्स है, कोई किसी के लीडर की आप बच्चों पे आपने लगा दिया, किसी की बेटियों पे बेटों पे और किसी की वाइफ्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स के जो हम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। पॉलिटिक्स करो ऑन रीजनेबल एंड ऑन कंस्ट्रक्टिव ग्राउंड्स। हमारी वो पॉलिटिक्स नहीं है, खत्म हो गई है, और इसको हमने रिवाइव करना है कि आप खुदा के लिए टेलीविजन पे देखो, मैं कल परसों देख रहा था कि एक दूसरे से लड़ पड़े, हाथापाई हो गए।
Is this how we are going to express ourselves? Is this what the people? ये वही करेंगे ना लोग. ये whether PMLN के या PDM के या PTI के बाहर जाएंगे, डिफेंस में चले जाएंगे, पुलिस के साथ लड़ेंगे. तो ये कब तक हम करते रहेंगे? हम अपने स्टेट के जो है ना उनको उधेड़ रहे हैं. आपने इस चीज को ठीक करना है. ये हम नहीं कर रहे हैं अरसलान. And this needs to be addressed immediately. बिल्कुल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है करना. मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तीनों रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट का. गुफ्तगू आपने सुनी. आज के प्रोग्राम से इतनी. अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.